ओके, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। रिवीजन बैच में हम लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और उसको रिवीजन बैच 2022 इस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ऐसे 2 यूनिट जो कि बड़े यूनिट है, अच्छा वेटेज उनका है। और बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया अभी 2022 के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो लिए हैं। और आगे के भी सभी चैप्टर हम लोग क्वेश्चन बैंक 2022 जो बोर्ड ने बच्चों के लिए दिए उसके हिसाब से ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप में से जिन बच्चों ने अभी तक के उन दोनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो उन प्रीवियस वीडियो को देखिए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे क्वेश्चन आंसर उनके फॉरवर्ड किए हैं और आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके और दोस्त होंगे उनको भी इस सीरीज के बारे में बताइए ताकि उनका फायदा हो। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑसिलेशन, और बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज है 4 मार्क का। कंपलसरी में 4 to 5 मार्क्स के लिए चैप्टर पूछा जाएगा और आज का इसका लेक्चर नंबर 1 है। ऑसिलेटरी मोशन थ्योरी के टाइम पे या बोर्ड के इसके पहले आपने ऑब्वियसली पढ़ गए होंगे, मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने, और आप लोगों को नया बताने की जरूरत नहीं इसके बारे में। ऑसिलेटरी मोशन इज व्हाट, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है। मतलब जब भी कोई बॉडी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगी उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल जो मैंने अभी अभी आपको दिया है, दिस इज द सिंपल पेंडुलम, ये उसका बॉब है। ओके, जब आप इसको पुल करके यहां तक खींचोगे और उसके बाद में छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स उसकी ये जो वाली पोजीशन है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जहां पे वो ऑलरेडी था उसके तरफ जाएगा और जाते जाएगा। यहां से जाते टाइम पे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और यहां पे रुक नहीं पाता बिकॉज ऑफ इनर्शिया और आगे चला जाता है। ठीक है, और ये इस तरह का मोशन कंटिन्यू करता है, दैट टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाला मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, या इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे झूला होता है, झूले में भी जब आप बैठते हो तो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो सिंपल ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन, अबाउट अ मीन पोजीशन। ये जो सेंट्रल पोजीशन होती है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, और ये जो लिमिट्स होती है उसके मोशन की, दीज आर द 2 लिमिट्स। इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं या फिर इनको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एक नेगेटिव एक्सट्रीम, और सेंट्रल पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट यूं ऐसे मूव करते रहता है। घड़ी के नीचे पेंडुलम देखा होगा आप लोगों ने, यस, दैट मोशन इज, वो जो बॉब है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। जब भी कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा गाइस, तो टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। बस इससे ज्यादा कुछ अलग बताने को ऑसिलेशन के बारे में जरूरत नहीं। चैप्टर के जो क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दी है, उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ छोटी छोटी चीजें ऑसिलेशन के बारे में आपके सामने रख दूं और शुरू करते हैं हम लोग यहां से। सबसे पहले टर्म पीरियोडिक मोशन स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। पीरियोडिक मोशन सुनते ही क्या आपके माइंड में कुछ आया? पीरियोडिक यानी कि ऐसी चीज जो खुद को रिपीट करती है फिक्स टाइम के बाद में, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मोशन की, तो पीरियोडिक मोशन कौन सा होगा? ऐसा मोशन जो खुद को एक फिक्स टाइम के बाद में रिपीट करता है। ठीक है, इसमें हर तरह का मोशन आ सकता है। फिर इसमें आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक होता है, और अगर कोई पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, आई मीन टू से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है। तो पीरियोडिक सिंपली कोई भी मोशन जो रिपीट हो रहा है सेम पाथ पे एक फिक्स टाइम के बाद में, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। नीचे ऑसिलेटरी मोशन दिया है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? व्हाट इज दैट ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली, आगे पीछे करती रहती है। ठीक है, जैसे सेविंग मशीन की वो नीडल होती है, अप डाउन आपने कभी देखा होगा, वो रिपीटेडली अपना मोशन करती रहती है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, एक फिक्स टाइम में कर रही है। ऑसिलेटरी मोशन 2 तरह का होता है, एक डैम्प ऑसिलेशन और दूसरा अनडैम्प ऑसिलेशन। अब ये डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे आपने एक पेंडुलम लिया, उसको खींचा, छोड़ दिया, तो वो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद में वो रुक जाएगा। मतलब ऐसा सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हमारे पास में पेंडुलम है, कुछ चीजें, कुछ ओवरव्यू आपको चैप्टर के मतलब फंडामेंटल चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर को तरफ जाएंगे। ठीक है, ये पेंडुलम है, इसको आपने मीन से यहां तक के खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये जाएगा, ऑसिलेट तो करेगा, यहां तक जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाएगा, ऐसे डिक्रीज 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 डिक्रीज, और बाद में रुक जाएगा। करेक्ट है ना?
तो क्या हुआ है, एक ऐसा ऑसिलेशन जिस ऑसिलेशन में इसका ये जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड तो सबको पता है क्या होता है, यस फिर भी मैं दो तीन टर्म डाली हुई है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ ही लेंगे। बट एम्पलीट्यूड इज द मीन पोजीशन से वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, गॉट इट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते जा रहा है, देखिए धीरे धीरे कम कम होते जा रहा है। तो उस ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन, क्योंकि इसके मोशन को किसी ने डैम्प किया है, एयर रेजिस्टेंस कहो, मतलब बाहर के फोर्स ने इसको रुकाया है, फ्रिक्शन कहो, एयर फ्रिक्शन हो रहा है ना वहां पे, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कम होती जा रही है और वो रुक रहा है। मतलब वो वाला ऑसिलेशन जिसमें amplitude of oscillation decreases with time, that is called as damp oscillation. What happens in the undamped oscillation? Amplitude remain constant. बस तो पहले यहां पे देखिए undamped दिया है, undamped oscillation the oscillation of a body in which amplitude remains constant with respect to time, यानी कोई चीज ऑसिलेट हो रही है, ऑसिलेट हो रही है पर कंटिन्यूसली इन दो एक्सट्रीम पोजीशन तक जा ही रही है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको कंटिन्यूसली उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एनर्जी नहीं दोगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगा। जैसे पेंडुलम होता है घड़ी के नीचे, सेकंड्स पेंडुलम, वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसको सेल के जरिए, बैटरी के जरिए एनर्जी देते रहते हो, राइट। तो वो वाला ऑसिलेशन कौन सा है, अनडैम्प, ये डैम्प नहीं हो रहा है। जब डैम्प होने को जाता है तो उसको हम एनर्जी देते रहते हैं, और एनर्जी देते रहेंगे तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। सो द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी इन विच एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अनडैम्प ऑसिलेशन। भाई साहब यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है, ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे टाइम बताया, मतलब टाइम कैसे बढ़ रहा है, और y एक्सिस पे मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा वो a डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे ये बताया है, ठीक है। तो कोई भी पेंडुलम ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा रहा है और नीचे भी यहां तक आ रहा है, तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये सेंटर वाली कौन सी है, मीन पोजीशन। लेकिन टाइम कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो हमको बताना है कि यहाँ पे था, जैसे पहली पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये थी, तीसरी पोजीशन ये थी और चौथी पोजीशन थी, लेकिन टाइम भी तो बढ़ रहा है। जीरो टाइम पे मीन पे था, एक सेकंड पे यहाँ पे, दूसरे सेकंड पे यहाँ पे, तीसरे सेकंड पे यहाँ पे, और चौथे सेकंड पे एक्सट्रीम पे पहुंच गया, फिर वापस निकला इधर, पांचवें सेकंड पे नीचे, छठवें सेकंड पे यहाँ पे, समझ रहे ना। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। बट इस ग्राफ में आपको एक बात ध्यान में आती है कि जो एम्पलीट्यूड है, दैट एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे हम अनडैम्प ऑसिलेशन। एंड सिमिलरली इस डायग्राम से आप डैम्प ऑसिलेशन को भी समझ सकते हो कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रहा है। सो द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज डैम्प ऑसिलेशन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एयर। जब एयर में आप किसी बॉब को छोड़ देते हो तो कुछ देर बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लाइव हुए तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक बड़ा ही सेटअप दिख रहा होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आपको जिसके बारे में समझना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ज्यादा डेप्थ में भी ना जाते हुए अगर सीधा सीधा कहूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन की एक स्पेशल केस है। मतलब ऑसिलेशन तो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लार्ज नंबर डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेशन है भाई, अलग अलग तरह के ऑसिलेशन है, लेकिन ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे आसान फॉर्म, सबसे है ना एक वे ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले आऊं जिससे आप समझिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग और उसको अटैच किया हुआ एक ब्लॉक, यानी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या इसको आप स्प्रिंग एंड बॉडी ऑसिलेटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें क्या किया है, ये एक ही है बट इसकी फर्स्ट स्टेज ये है, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो मैंने सरफेस निकाला नहीं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए ये उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, रिलैक्स स्टेट में स्प्रिंग है और उसको एक ब्लॉक लगाया हुआ है। क्या हुआ, मैंने इस ब्लॉक को खींच के ऐसे इधर खींचा यहां तक के, देखिए ये सिचुएशन में खींचा तो स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग ऐसे एक्सपांड हो गया, ठीक है। जब खींच के रखा है तो ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्प्रिंग उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर डेवलप हो जाएगा जो कह रहा है कि मुझे अपनी ओरिजिनल जगह पर यानी कि यहां पर जाना है। अगर मैं इधर छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक चला जाएगा कुछ स्पीड से उधर, है ना, तो ये वापस चला जाएगा, तो बहुत तेजी से वापस जाएगा। जैसे मैं छोड़ता हूं तो क्या यहीं पे रुकेगा, ये यहाँ पे रुकेगा, उसके ओरिजिनल जगह पर नहीं रुक पाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये मास तेजी से जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो
वो उसके पास एक वहां से तो इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुक नहीं पाएगा और वो स्प्रिंग को दबा देगा और कॉम्प्रेस हो जाएगा, राइट। लेकिन स्प्रिंग को कॉम्प्रेस होना भी पसंद नहीं है, स्प्रिंग अगेन उल्टी दिशा में रिस्टोरिंग फोर्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहेगा, तो वापस भेजेगा वो, फिर स्प्रिंग उसको दबाएगा तो क्या यहाँ पे रुक पाएगा, नहीं, फिर एक्सट्रीम पे चला जाएगा। तो ये सीन आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बार खींच के मैंने छोड़ दिया तो ऐसे 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 इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में और इस मेन पोजीशन का अराउंड ऑसिलेट होते जा रहा है। गेटिंग और नॉट? यस। जब मैं इस ब्लॉक को खींचा हूं तो मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, मान लो मैंने x इतना डिस्प्लेस किया उसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक उसका, मतलब यही बन गया उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस केस में, क्योंकि यही दो एक्सट्रीम पोजीशन बने हमने, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम खींचा तो इस पर लगने वाला फोर्स भी मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा आप खींचोगे उतना ज्यादा उधर क्या लगेगा, फोर्स, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसा आप कह सकते हो। थोड़ा खींचोगे थोड़ा फोर्स, ज्यादा खींचोगे ज्यादा फोर्स। यहां से फिर मैं कह सकता हूं दैट रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि जो तुम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो उसको, तुम यहां से मीन से आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की उल्टी दिशा में लग रहा है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट वहां पे आएगा नेगेटिव साइन। आई होप कि आप सुन पा रहे हो मुझे क्लियरली। नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ऑसिलेशन के अंदर, पहला फॉर्मूला ऑसिलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। तो ये जो ब्लॉक मोशन कर रहा है ना, इस मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस बॉडी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इस सिस्टम को, ठीक है। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, या बेसिकली ये जो मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए हम लीनियर एसएचएम भी इसको कहते हैं। सो व्हाट इज लीनियर एसएचएम? इट इज द लीनियर, क्योंकि लीनियर मूव कर रहा है ब्लॉक सीधे एक रास्ते पे, लीनियर पीरियोडिक, पीरियोडिक क्यों, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद भी खुद को रिपीट कर रहा है, तो इट इज द लीनियर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है, तो लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच force or acceleration is directly proportional to the displacement. Force is directly proportional to displacement and they are oppositely directed. तो वो कैसे है, oppositely directed। यहाँ पे इसने force के साथ साथ में acceleration शब्द भी यूज किया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे F is equals to minus kx है, तो मैं force को क्या लिख सकता हूँ, mass into acceleration, mass into acceleration, इस force को is equals to क्या हो जाएगा, minus kx, तो acceleration is equals to क्या हो जाएगा, minus kx upon m। अब k by m फिर से क्या है, constant, तो एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स। तो जिस मोशन में एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो या फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो, उस मोशन को हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आई होप आप समझ पाए। और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। के का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि x डिवाइड में जाएगा तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट जो है मीटर आएगा, न्यूटन पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। गेटिंग और नॉट? यस, समझ गए ना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने जैसे ही बताया, एसएचएम इज द स्पेशल और द सिंपल केस ऑफ द ऑसिलेशन। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे लीनियर एसएचएम इज द सिंपल फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे, ऑसिलेशन बहुत अलग अलग तरीके से, देखिए हर लीनियर एसएचएम ऑसिलेशन होता है, हर लीनियर एसएचएम इज ऑसिलेशन, बट हर ऑसिलेशन इज नॉट लीनियर एसएचएम, क्योंकि लीनियर एसएचएम एक तरीका है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन बहुत अलग अलग तरीके के, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। यस, तो चलिए कुछ छोटी छोटी टर्म यहाँ पे देखिए। ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे रिवॉल्यूशन, कोई बॉडी गोल 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 घूम रही है, उसमें का एक चक्कर मतलब रिवॉल्यूशन। वैसे कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उसमें का एक ऑसिलेशन मतलब एक साइकिल मतलब ऑसिलेशन। In SHM, the particle goes on performing same set of movements again and again. One such set of movements is called as oscillation or vibration. Right? यहाँ पे आप समझ सकते हो। Displacement, distance covered by particle performing SHM at any instant from its mean position is called as displacement. जैसे particle oscillate कर रहा है और तुमने कहा स्टैचू, वो यहाँ पे है किसी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे, तो मीन पोजीशन से वो जितने दूरी पर होगा उस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, एक्स से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। देन एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन और एक्सट्रीम के बीच में का डिस्टेंस, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। ऐसा मीटर, सेंटीमीटर, डायमेंशन आपको पता है। रेंज और पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम क्या होता है? पाथ लेंथ मतलब क्या, जिस रास्ते पे कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है उस रास्ते की पूरी लंबाई,
कितनी हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ ए, कितनी हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ ए, अरे एम्पलीट्यूड ए प्लस एम्पलीट्यूड ए 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तो पाथ लेंथ और रेंज ऑफ द एसएचएम क्या होती है 2a। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज नोन एज रेंज और पाथ लेंथ ऑफ द एसएचएम, ठीक है, यस। और ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के 2 टाइम्स होता है। पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम। सो टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम सेकंड एंड डायमेंशन भी आप लिख सकते हो t1। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट बाय बॉडी इन 1 सेकंड। एक यूनिट टाइम में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और यहाँ पे ये हर्ट्ज इसका यूनिट होगा, ठीक है। और इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि देखिए ये बॉडी ऑसिलेट करी, यहां से निकली ए, फिर से ए, फिर ये और फिर ये, मतलब उस पाथ पे वो उतनी चली और कितने ये हो गए 4 टाइम्स ऑफ ये हो गए ये, ठीक है, ये हो गया। अब हम चालू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है, रेडी है आप सब लोग। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एमसीक्यू नंबर 1, एक मार्क्स के क्वेश्चन है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज मेकिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दैट तो इट्स मोशन इज पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक कैसे हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की एक केस है, राइट। नॉन पीरियोडिक, और यूसीएम है तो पीरियोडिक है, वो नॉन पीरियोडिक कैसे कहोगे, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये सही होगा। नॉन पीरियोडिक ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन। गॉट इट, यस। अगले क्वेश्चन पे, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, यानी कि जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, angular velocity omega and the ratio of the maximum velocity to the maximum acceleration is। तो यार आप लोगों को शायद फॉर्मूला याद नहीं होंगे या आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शुरू में अभी जब मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा तो उसमें आप लोगों को फॉर्मूले डेरिवेशन हो जाएंगे, तो फॉर्मूले दिख ही जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, वो होता है ए ओमेगा। मैं जब सीईटी के लिए अभी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जैसे ही आपका थोड़ा सा 7-8 चैप्टर हो जाते हैं इसके, तो जब 10 चैप्टर के आसपास हम चले जाएंगे, मतलब कुछ 10-12 दिन के बाद, तो सीईटी के लिए मैं 1 शॉट सीरीज शुरू कर दूंगा जिसमें हम फॉर्मूले और न्यूमेरिकल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके लिए, आपकी बैच के लिए। तो उस टाइम पे तो ज़्यादा ध्यान में आएगी, क्योंकि उसमें हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं खाली, बट फिर भी आपके पास नोट्स है, सारी चीज़ें हैं आपके सामने। अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट है ऑसिलेशन की, तो आप देखोगे वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, न्यूमेरिकल जब पढ़ाया तो बताया था, मैक्सिमम वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ओमेगा। कितना होता है ए ओमेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड को आप स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं, कर सकते हो, नो डाउट, मैंने कैपिटल से किया है। और एक्सेलरेशन को आप वर्ड से लिखिए, एक्सेलरेशन, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वी मैक्स अपॉन एक्सेलरेशन मैक्स, तो वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा और एक्सेलरेशन मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 अपॉन ओमेगा बचेगा। तो आंसर क्या है 1 अपॉन ओमेगा, ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द मिनिमम एक्सेलरेशन। गॉट इट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब वो मीन पोजीशन पे है, तो भाई साहब मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना काम कर रहा है, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एट मीन पोजीशन। अरे रिस्टोरिंग फोर्स एट मीन पोजीशन इज 0, और जहां पे फोर्स 0 है वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होता है 0। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है बेटा एक्सट्रीम पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदलती है। वो बात नहीं है, बात है कि फोर्स 0 एक्सेलरेशन 0, और फोर्स 0 कहां पे होता है मीन पे, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम कहां पे होता है एक्सट्रीम पे, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है डिस्प्लेसमेंट से। या आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मीन पोजीशन पे x 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसिटम एट इट्स मीन पोजीशन इज 0। ओके, चलिए यार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम जानते हैं आप क्या है, सेकंड्स पेंडुलम इज द फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम बट हैज अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड। जिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो, मतलब उसका एक ऑसिलेशन वो 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, उस पेंडुलम को हम कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ओके, तो इन अ सेकंड्स पेंडुलम मास ऑफ बॉब इज 50 ग्राम एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 ग्राम मास, देन इट्स पीरियड विल बी। तो सेकंड्स पेंडुलम का मास अगर आप चेंज कर देंगे तो उसका पीरियड क्या रहेगा, तो यार उसका पीरियड 2 सेकंड ही रहेगा, क्योंकि वो सेकंड्स पेंडुलम है।
उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसलिए तो वो सेकंड्स पेंडुलम है। उसके मास पे इंडिपेंडेंट रहेगा वो। पीरियड ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन मास इट इटसेल्फ। वो खुद एक सेकंड्स पेंडुलम है, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 10 मीटर पर सेकंड। वी मैक्स दिया हुआ है, वी मैक्स ए ओमेगा, वी मैक्स मतलब ए ओमेगा कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड दी है ना, यस। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 31.4 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 31.4 ए ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, राइट। और बताइए उसका पीरियड क्या होगा। तो देखिए ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, ए मैक्स मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन और इसका फार्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, स्मॉल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। वी मैक्स ए ओमेगा होता है, ए कैंसिल, ओमेगा में कैंसिल, तो ऊपर बचेगा सिर्फ ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा का फार्मूला हो गया ए मैक्स अपॉन वी मैक्स। ऑब्वियस है यार, ठीक है ना। ए मैक्स की वैल्यू पता है 31.4 और वी मैक्स की वैल्यू पता है 10, डिवाइड करोगे तो मिलेगा 3.14, तो आपको ओमेगा मिलेगा 3.14। अब तेरे को ओमेगा पता है तो टाइम नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं, निकाल सकता है, निकाल सकता है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3.14 पुट कर दे। अब 2 पाई मतलब 6.28, 3.14 से डिवाइड कर देगा 2 सेकंड मिल जाएगा तेरे को। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the displacement of a simple harmonic just a second, when the displacement of a simple harmonic oscillator is half of its amplitude, डिस्प्लेसमेंट दिया है एम्पलीट्यूड का आधा, यानी कि a by 2 दिया है, x की वैल्यू है a by 2, ओके, एम्पलीट्यूड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल। पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ k x स्क्वायर। ऑसिलेटरी मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ k x स्क्वायर, राइट, ओके। एंड इट्स टोटल एनर्जी हाफ ऑफ k a स्क्वायर। देख लेना फॉर्मूला लिस्ट, देखोगे नहीं ना, देखोगे नहीं ना, अगर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर ऊपर हासन मत कीजिए, ठीक से पढ़िए, आसान क्वेश्चन आएगा, मार्क्स चले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू a by 2, x इज इक्वल टू a by 2 दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो x इज इक्वल टू a by 2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है 3 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ ऑफ k x स्क्वायर होता है ये। अच्छा, क्या निकालने को बोला है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ k x स्क्वायर, सॉरी k a स्क्वायर। बट तेरे पास कुछ नहीं है इसमें का, मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां से, यहां से। अगर x इज इक्वल टू a by 2 है तो a कितना है 2x, तो मैंने a की वैल्यू पुट कर दी 2x, तो ये हाफ ऑफ k 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी बन गई हाफ ऑफ k, ये 4x स्क्वायर। गेटिंग और नॉट, यस। तो ये 1 by 2 एज इट इज, k एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, और ये 4 सामने लिखा। अब हाफ ऑफ k x स्क्वायर, ये तो तुम्हारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो कि 3 जूल है, तो ये 3 into 4 कितना हो जाएगा 12, तो आपको टोटल एनर्जी कितनी मिल गई 12, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा बी। बड़ा समझे, यस। तो एनर्जी के रिलेटेड फॉर्मूले भी देख लेना एक बार प्लीज। आगे बढ़ते हैं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैव जीरो फेज डिफरेंस एंड इक्वल एम्पलीट्यूड्स a। टू एसएचएम्स है सिंपल हार्मोनिक में, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़े हो, बड़ा लंबा डेरिवेशन था, ठीक है। उसमें फाइनली कंक्लूजन निकले थे कुछ, ठीक है। तो टू एसएचएम हैव जीरो फेज डिफरेंस। जीरो फेज डिफरेंस मतलब जो थीटा है, एंगल फेज डिफरेंस, वो जो फाई कह सकते हो, थीटा कह सकते हो, वो जीरो दिया है। एंड उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ देयर कंपोजिशन विल बी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है r इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा। थीटा ये जो फेज डिफरेंस है ये आपको जीरो दिया है, तो cos जीरो हो जाएगा 1, ठीक है। तो a1 मतलब देखिए एम्पलीट्यूड आपको a दिया है, तो a1 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस a1 a इज a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर। कुछ समझे, ओके। तो ये ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब रूट से बाहर 4 निकलेगा, रूट से बाहर a स्क्वायर निकलेगा, तो r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चा पार्टी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप, ओके। और समझ रहे होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, a simple pendulum moves from one end to the other in 1/4 सेकंड। क्या हुआ है कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब यहां से यहां तक, यानी कि आधा ऑसिलेशन वो कितने टाइम में कवर कर रहा है 1/4 टाइम में। मतलब कि t नहीं, t/2 आपको कितना दिया है 1/4। आधा ऑसिलेशन, पूरे ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम t है, तो आधे ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम t/2 है, तो t/2 आपको 1/4 दिया हुआ है। गया 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 ऊपर से गया, गया 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 ऊपर, अरे ऊपर से आ रहा है क्या,
Okay, simple pendulum moves from one end to the other in 1/4 second. What is its frequency? यार t by 2 1/4 है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 2 2 2 4, तो t की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अगर t पता है तो क्या तू फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है यार, फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और तेरे को टाइम पीरियड पता है, तो ये 1/2 तो 2 ऊपर चलाएगा, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उल्टी पीरियड। ओके, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/2 का बन गया, n इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एज अ टर्म ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब कि एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर ऐसा भी कह सकते हो। देखिए, पार्टिकल एग्जीक्यूट, ध्यान से पढ़िए, पार्टिकल एग्जीक्यूट एज अ टर्म ऑफ 2 सेंटीमीटर, डिस्प्लेस हुआ है 2 सेंटीमीटर एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वो कहां पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। द फोर्स इज 4 न्यूटन। सीन समझिए, यहां तक फुल स्टॉप आ गया। इस इतने केस में पार्टिकल मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पे है और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है, और वहां पे उस पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन है। देखिए, x1 डिस्प्लेसमेंट 1 कितना है? एम्पलीट्यूड के बराबर, और वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन? मतलब इस बार डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, तो x2 कितना है? एम्पलीट्यूड का आधा, और वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। और क्योंकि तेरा x एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तेरा सेकंड वाला a/2 क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। तेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट है, x1 और x2। जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे था, उस टाइम पे लगने वाला फोर्स F1 4 न्यूटन था। तेरे को पूछा है कि जब पार्टिकल मिडवे पे होगा, यानी कि a/2 पे होगा, तब कितना फोर्स लगेगा? तो वी ऑल नो दैट F इज इक्वल टू kx, तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू x2 अपॉन F1, क्योंकि F का नाता x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? x2 अपॉन x1 इनटू F1। अब x2 कितना है तेरा? 1, x1 कितना है तेरा? 2, तो ये 1/2 इनटू F1 कितना है? 4, तो ये आंसर मिल जाएगा तुझे 2 न्यूटन। तो समझ आ रहा है ना बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम? भाई स्पेसक्राफ्ट के अंदर है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फ्री फॉल की स्टेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट मतलब डायरेक्टली g की वैल्यू वहां पे 0 है, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर l बाय 0 है। बट इन स्पेसक्राफ्ट g 0, तो अगर 0 होगा तो l बाय 0 आ जाएगा, और उसका आंसर आएगा, पीरियड आएगा इन्फिनिटी। सो इनसाइड स्पेसक्राफ्ट द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इन्फिनिटी। Okay, next, what is amplitude of the system? अरे यार, the maximum displacement of the particle from the mean position is called as amplitude, ये तो पता है। Next, what is seconds pendulum? ये seconds pendulum क्या है? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, ये seconds pendulum है। The simple pendulum whose time period is 2 seconds is called as seconds pendulum। ठीक है? State the formula for the frequency of simple harmonic motion in terms of the force constant। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए था in terms of k, तो t is equal to 2 pi under root k by m। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने 2 मार्क्स बताया कि यहाँ पे नहीं, 1 मार्क्स ही बताया, ठीक है, सॉरी। ओके, नाउ व्हाट डज द फेज ऑफ pi by 2 इंडिकेट इन लीनियर सिस्टम? यार देखो, जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो ये यहां से निकलने के बाद 0 से, ये कहानी आपको पता है ना, या पेज ले लूं? ये पता हो गया आप लोगों को प्रोबेबली। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, और उसका ही प्रोजेक्शन हम ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे डालते हैं। ये उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। जब वो यहाँ से निकलता है, ये 0 यहाँ पे जाएगा तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2, यहाँ पे कितना होगा? पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, और घूम के आएगा तो फिर 2 पाई, फिर 90 डाल दो। तो वैसे यहाँ से 0 यहाँ पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2, यहाँ से नीचे आएगा तो फिर पाई, फिर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज 3 पाई बाय 2, और फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो इसने कहा है कि पार्टिकल का फेज पाई बाय 2 है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, वो निकला है और वहां पे पहुंचा है, फर्स्ट ऑसिलेशन चल रहा है उसका, गेटिंग और नॉट? अरे यहां से निकल के यहां तक गया है, ये समझाया था। अगर ये नहीं समझता है तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट में बताइए, मैं रिवाइज कर दूंगा कल के सेशन में। बट अभी अगर समझ गया तो बहुत ही बढ़िया है ना। ये फेज है, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम पढ़ाया था, राइट गाइस? तो पाई बाय 2 क्या बताता है? पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। अच्छा, मैंने आपको पूछा कि 3 पाई बाय 2 क्या बताता है? द पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, राइट? पाई क्या बताता है? द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, मीन पोजीशन पे। 0 क्या बताता है? निकला ही नहीं अभी तक। 2 पाई क्या बताता है? मीन पे है, बट एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। ओके,
यस, तो ये इसका आंसर है। देन आगे, देन अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रैक करें ना। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। यार एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है तेरे को, 5 सेंटीमीटर, एंड पीरियड 2 सेकंड। देखिए फिर से, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड पीरियड 2 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन ध्यान से एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। डेटा में देखिए, एम्पलीट्यूड आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर, कर लिया मीटर। टाइम पीरियड आपको दिया है 2 सेकंड। आपको वेलोसिटी निकालनी है जब आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन के आधा दिया हुआ है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, उसका आधा मतलब आपका एक्सेलरेशन है ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अरे एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला ऑसिलेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, जनरल फार्मूला है इसका। मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं, मैक्सिमम तो एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, बट ये जनरल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, एक्सेलरेशन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आप कुछ समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो मैं यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पुट कर दिया और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, ए बाय 2। नाउ वेलोसिटी इन एसएचएम इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स अभी भी निकाला, वो निकाला इसलिए कि मैं यहाँ पे पुट करूँ वेलोसिटी के फॉर्मूला में, क्योंकि मुझे निकालनी वेलोसिटी है। मेरे पास ओमेगा के लिए पीरियड है, ए मुझे पता है, बट मेरे को एक्स नहीं पता था ना, तो एक्स निकाला मैंने एक्सेलरेशन के जनरल फार्मूला से। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे a बाय 2, तो a बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4, 3 रूट में है रूट 3, 4 बाहर निकल जाएगा बन जाएगा 2, और a स्क्वायर बाहर निकलेगा बनेगा a, और ओमेगा एज इट इज। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा बेसिकली 2 पाई बाय t है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट कर दीजिए, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दीजिए, आपको कैलकुलेशन मिलेगा और वेलोसिटी मिलेगी 13.6 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। आई होप आप समझ गए। टेलीग्राम चैनल पे ये फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी, जैसे ये सेशन खत्म होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में कहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, मून के सरफेस पे g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। टाइम पीरियड पूछा है सिंपल पेंडुलम का मून के सरफेस पे, क्योंकि वहां पे g अलग है। इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5, ठीक है। देखिए यार, अर्थ सरफेस, मून के सरफेस पे आपको g की वैल्यू दी है 1.7, अर्थ सरफेस पे 9.8 होती है या प्रॉब्लम में भी दी हुई है। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 3.5 एंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून निकालना है। फॉर्मूला होता है t = 2π√L/g, जनरल फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, तो मैं कह सकता हूं t of moon upon t of p is equals to √ inverse relation, that is acceleration due to gravity on the surface of earth divided by acceleration due to gravity on the surface of moon। इन दोनों की वैल्यू पता है, पुट कर दी। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पता है, इसको इधर लेकर गया 3.5 पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, मुझे टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून मिल गया 8.40 सेकंड। आई होप समझ गए। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी, कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है लेकिन लेना पड़ेगा यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं समझ रहा है तो बता दीजिए, कमेंट करके नहीं बता सकते, वैसे भी बता सकते, कैसे भी बता सकते, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कर लो यार प्रिपेयर, 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा भी खत्म होने पे, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करके देता हूँ। 28 फेब तक बैच चलेगी, 28 फेब तक मेरी कोशिश रहेगी कि टोटल 60 चैप्टर में से 13+ चैप्टर अपने कवर हो। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितने चैप्टर रिवाइज करना मेरे से हो सकता है मैं कर सकता हूँ। 13 के आसपास चैप्टर आपके रिवाइज होने वाला है, ठीक है, सीक्वेंस में। ओके, चलिए, उससे ज्यादा भी अगर पॉसिबल हुआ, एक्स्ट्रा एक आध लेने को मिला तो उस दिन में वो भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर होने वाला है 28 फेब तक, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वीडियो ध्यान से देखने हैं, हर स्टेप समझनी है, फिर यही नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसी नोट्स से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को, सारा कलेक्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल। टोटल एनर्जी गिवन है। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। अभी भाई जब कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो सेंटर, उस पाथ का सेंटर मतलब मीन पोजीशन, और इसको पास करते टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम।
वही निकालने को बोला है। तो देखिए मास दिया है 2 kg, टोटल एनर्जी 40 जूल, और आपको कहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द पाथ। सेंटर ऑफ पाथ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि वी मैक्स निकालना है। टोटल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बट यार मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ m v max स्क्वायर, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m v max स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि x जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ m v max स्क्वायर, तो यहाँ पे v max स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, m डिवाइड में आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी अपॉन m। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 6.324 मीटर पर सेकंड। आई होप समझ गए। नेक्स्ट अगला, अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपने थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था, मैंने पूरी नोट्स, फुल नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दिया, आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से चैप्टर का फ्लो है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। शुरू में आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक पार्टिकल जिसका कुछ मास है m, एंड दैट पार्टिकल इज मेकिंग ऑसिलेटरी मोशन। जब वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो किसी इंस्टेंट में मैंने उसका फोटो निकाला, तो उस इंस्टेंट पे यहाँ पे था, मतलब कि मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया था x, और उस डिस्टेंस पे, उस पोजीशन p पे, उस पर लगने वाला रिस्पेक्टिव फोर्स है F। ठीक है, शुरू करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एक्सेशन अबाउट द मीन पोजीशन O, ये मीन पोजीशन है उसकी O, and it is at point P at time T। टाइम T पे वो कौन सी पोजीशन पे? P पोजीशन पे। Let F be the restoring force, F be the restoring force acting on it, x is the displacement of particle at time T, तो T टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, m is the mass of the particle, उस पार्टिकल का मास m है, k restoring force constant। When particle performs linear acceleration, the restoring force acting on it is directly proportional to the displacement, right? And they are oppositely directed, so F is proportional to minus x, so F is equals to minus kx, इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपको पता ही है ऐसे होता है करके। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्टेड है। बट वी ऑल नो दैट यार वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ d dt ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो v आपको दिख रहा है, इस v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू v की, तो ये क्या हो जाएगा? d dt ऑफ v की वैल्यू पुट कर दीजिए dx अपॉन dt, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, यही कहां है? We know that velocity is dx upon dt and acceleration is dv upon dt. A rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. Rate of change of displacement with respect to time is called as velocity. So therefore acceleration क्या बन जाएगा? d dt of dx upon dt. अब देखिए acceleration बन जाएगा d square x upon dt square, तो ये acceleration की वैल्यू मिल गई। बट न्यूटन का लॉ आपको पता है, force is equals to mass into acceleration, तो force F is equals to mass के लिए m, और acceleration कितना निकाला? d2x upon dt square। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, तो मैं राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकता हूं। तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस kx। m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस kx। अब m को उधर लेकर जाता हूं, यहां से इस k के डिवाइड में, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x। अब k बाय m इनटू x को लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0। अब k बाय m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होता है, पता है आप लोगों को, पढ़ चुके हैं। नाउ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन में मूव होते हैं। डिफाइन लीनियर एसएचएम, ये तो शुरू में बताई मैंने। It is a linear, periodic, oscillatory motion of particle in which the force acting on the particle is directly proportional to the displacement from the mean position, and it is always directed toward the mean position. Force हमेशा mean position की तरफ directed रहेगा, इसलिए displacement के उल्टी दिशा में रहेगा। आप force भी कह सकते हो, आप acceleration भी कह सकते हो, क्योंकि force is equals to minus kx है, तो ये mass into acceleration is equals to minus kx हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा, तो के बाय एम तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब आप फोर्स कहो या फिर एक्सेलरेशन कहो, दोनों है ना। सो एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, ये पहले बताया था। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। यार सिंपल पेंडुलम का पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, राइट, l अपॉन g।
तो पीरियड क्या है? पहला पीरियड आपके पास है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ मतलब क्या है कि पीरियड लेंथ के साथ कैसा है, तो पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, दिस इज लॉ ऑफ लेंथ। एंड दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, acceleration to gravity। देखिए we know that the period of simple pendulum is t is equals to 2 pi under L by g। law of length is the period of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length। period of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length, okay। and law of acceleration to gravity क्या कहता है? the period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration to gravity provided बाकी सब क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, तो यस आज के लिए इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं हम लोग, राइट। और इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम कल के सेशन में लेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार कहूंगा कि जो लोग नए हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको नए नए सेशन के वीडियो मिलते रहे, क्योंकि रैंडमली अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। इस वीडियो की नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिलने के लिए आप फिजिक्स सोसाइटी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्लीज आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज की इस क्लास में ये रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।